कल शाम दैट इज फ्राइडे इवनिंग शाम को 8:30 बजे एक एयर क्रैश हुआ। ये एयर क्रैश जैसलमेर इलाके में हुआ और इसके अंदर विंग कमांडर हर्षित सिन्हा मारे गए। यह इस साल का 5वां मिग-21 क्रैश था और इस मिग-21 को, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि फ्लाइंग कॉफन भी कहा जाता है, उड़ता हुआ ताबूत। तो ये इसकी एक रेपुटेशन बनी हुई है इस जहाज की। अब इस जहाज के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि ये जहाज है क्या, ये मिग-21 है क्या और भारत इसको क्यों नहीं फेज आउट कर पा रहा है, क्यों अपने कीमती बहादुर पायलट्स की जान यूं ही जाया करवा रहा है। तो देखिए, मिग-21 जो एयरक्राफ्ट है ये 1955 में पहली उड़ान भरी। 1959 में ये सोवियत एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट हो गया। इंडिया भी सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट ढूंढ रहा था, बहुत सारे कंटेंडर थे और इंडिया ने मिग-21 को चूज किया। कब? 1961 में, 62 की लड़ाई से भी पहले। सोवियत यूनियन तैयार हो गया, बेचने के लिए भी तैयार हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी तैयार हो गया और भारत में ही निर्माण के लिए भी तैयार हो गया। भारत के अंदर ये विमान 62 की लड़ाई के बाद आ भी गए और 65 की जंग में कि थोड़ी सी क्वांटिटी में थे, लिमिटेड थे ये, और इन्होंने बहुत लिमिटेड रोल 65 की जंग में अदा किया, डिफेंसिव रोल इन्होंने अदा किया। और जो फीडबैक आया इस अनुभव का पायलट्स की तरफ से, उससे एयरफोर्स को बहुत उनका मोराल बढ़ा, उनको बहुत हौसला मिला और उन्होंने मिग-21 को बड़े पैमाने पर सर्विसेज में इंडक्ट करने का मन बना लिया। 71 की लड़ाई में बहुत बेहतरीन इन्होंने प्रदर्शन किया। इनके मुकाबले F-104 पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट था, जिसकी खूब अच्छी तरह इन मिग-21 ने पिटाई करी। अब मिग-21 बेसिकली है क्या? मिग-21 एक इंटरसेप्टर फाइटर है। इंटरसेप्टर, अगर आप मिग-21 को देखें तो एक पेंसिल नुमा आकार का ये जहाज है जिसके ऊपर छोटे छोटे विंग्स लगे हुए हैं। इनफैक्ट वो रॉकेट ज्यादा लगता है, जहाज कम लगता है। अगर एरोप्लेन के, जो आपके दिमाग में जो एरोप्लेन आता है, अगर उसकी बात करें, हम एरोप्लेन की बात करें, तो जो आपके दिमाग में इमेज आती है, तो उस क्लासिकल एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट की इमेज के अंदर वो सेट नहीं बैठता। दरअसल वो एक रॉकेट ज्यादा लगता है और जहाज कम लगता है। अब ये रॉकेट होना इसका क्यों है, क्यों लगता है ये रॉकेट? वो इसलिए रॉकेट लगता है क्योंकि इसको डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि कम से कम समय में ये दुश्मन के जो इंट्रूडर्स हैं, जो जहाज आपके ऊपर हमला करने आ रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट कर सके। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 2600 प्लस किलोमीटर प्रति घंटे की। आप अंदाजा लगा लिए कि इतनी स्पीड से उड़ता है। अब 55 की टेक्नोलॉजी है, 55 की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये बहुत ही आला किस्म का जहाज रहा था और बहुत ही मार्वलस एयरक्राफ्ट था। तकरीबन 40 मुल्कों की एयरफोर्स इस जहाज का इस्तेमाल करती थी और इसका मेन रोल रशिया के अंदर बस यही था कि नेटो एयरक्राफ्ट अगर रशियन एयर स्पेस में घुसते हैं तो मिग-21 का इस्तेमाल करके और उनको इंटरसेप्ट किया जाएगा। अब रशियंस की इक्विपमेंट बनाने की एक फिलॉसफी थी, शायद वो अभी भी है। वो पायलट कंफर्ट और पायलट सेफ्टी पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। उनका ये मानना होता है कि एक एयरक्राफ्ट की जो एक एयरक्राफ्ट से जो उम्मीद करी जा सकती है वो ये है कि ये हाइपोथेटिकल, फर्जी, ऐसी मैं बता रहा हूं, मतलब कि ये आएगा, ये अगर 3 बार भी
रिफ्यूल करके और उड़ जाए और 3 इंटरसेप्ट कर ले तो इस एयरक्राफ्ट की और इस पायलट की कीमत निकल जाएगी। उसके बाद अगर ये और भी फ्लाइट्स करता है तो वो बोनस है, अगर 3 के बाद ये नष्ट भी हो जाता है तो कोई नुकसान नहीं है, जिसके काम के लिए बना था वो मुद्दा इसने हासिल कर लिया। तो वो इस तरीके से सोचते हैं। और वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर जब कोई ऐसा निर्माण होता है या कोई ऐसी चीज बनाई जाती है, उसके अंदर क्रू कंफर्ट और क्रू सेफ्टी को अव्वल दर्जे पर रखा जाता है। परफॉर्मेंस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, लेकिन क्रू सेफ्टी और क्रू कंफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है वेस्टर्न फिलॉसफीज के अंदर जब वो एक इक्विपमेंट बनाते हैं। तो ये उस फिलॉसफी से बना एयरक्राफ्ट जिसने बहुत उम्दा काम किया 71 की जंग में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये 1955 की टेक्नोलॉजी है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसके अंदर जैसा मैंने बोला कि ये रॉकेट नुमा है, इसको एकदम स्पीड पकड़नी पड़ती है और बहुत हाई स्पीड पर जाता है। तो इसके अंदर एक बड़ी समस्या आती है, आफ्टर बर्नर जब इसके ऑपरेट होते हैं तो ये बहुत सेंसिटिव हो जाता है। आफ्टर बर्नर, अब सरल भाषा में अगर बात करें तो जो एक नॉर्मल एयरक्राफ्ट का इंजन और नॉर्मल परफॉर्मेंस कर रहा है टॉप पर, उसके अंदर और पंच देने के लिए आफ्टर बर्नर, आपने तस्वीरें देखी होंगी कि जहाज के एग्जॉस्ट से आग निकलती हुई देखी होगी, ऐसी तस्वीरें देखी होंगी। वो दरअसल आफ्टर बर्नर जब एंगेज हो जाते हैं या आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल होता है, तब उस तरीके का जहाज का प्रोफाइल आपको नेकेड आई से देखने को मिलता है। ऐसे मौके पर मिग-21 बहुत 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 फ्रेजाइल अवस्था में होता है। कोई छोटी सी चिड़िया या कोई ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर उसके इनटेक के अंदर घुस जाए तो इंजन फेलियर हो जाता है, फ्लेम आउट हो जाता है, बहुत सेंसिटिव होता है। और बहुत सारे एक्सीडेंट इस वजह से हुए हैं। बहुत सारे एक्सीडेंट इसकी स्पीड की वजह से हुए हैं कि स्पीड इतनी ज्यादा है कि पायलट उसको हैंडल नहीं कर पाते। टेक्नोलॉजी क्योंकि इतनी एडवांस नहीं है, सारा काम पायलट को खुद करना पड़ता है और स्पीड्स इतनी ज्यादा है। पायलट्स आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग ही है ना, तो कोई छोटी सी भी अगर चूक हो जाए तो लेने के देने पड़ जाते हैं। और तो ये वजह से काफी सारे एक्सीडेंट्स इन एयरक्राफ्ट्स में देखे गए। अब भारत ने 1961 जब ऑर्डर दिया था तब से लेके और आज तक तकरीबन 1200 मिग-21 बनाए, मिग-21 FL। इन एयरक्राफ्ट ने 65, 71, कारगिल का युद्ध और हाल ही में अभिनंदन जिसने F-16 को मार गिराया, बिल्कुल क्लासिकल इंटरसेप्टर रोल में इस जहाज ने काम किया और एक F-16 गिरा दिया। तो ये एयरक्राफ्ट जैसा मैंने बताया कि 1200 बने थे और 70 के बाद 2014 तक 840 मिग-21 बनाए गए, भारत में निर्माण किए गए। इन 840 में से तकरीबन 400 और उससे ज्यादा एयरक्राफ्ट जो भारत में बनाए गए थे वो क्रैश हो गए। अधिकतर पायलटों की जान चली गई, बहुत सारे सिविलियंस भी मारे गए, क्योंकि कई बार जहाज सिविलियन इलाके में गिर जाता है तो सिविलियंस भी मारे गए। तो बहुत नुकसान हुआ। और कारगिल की लड़ाई में भी इसका इस्तेमाल हुआ था, लेकिन बहुत ऐसा कोई खास परफॉर्मेंस नहीं हुआ था। आपको याद होगा कि 2 हमारे मिग-21 कारगिल की लड़ाई में भी मार गिराए गए थे, जिसमें एक निचिकेता करके एक पायलट थे जिनको बंधक बना दिया गया था और फिर बाद में लड़ाई खत्म होने के बाद उनको रिहा कर दिया गया। तो आज की तारीख में मात्र 113 मिग-21 अभी एयरफोर्स में इन सर्विस हैं। ये अपग्रेडेड मिग-21 BIS है और ये भी फेज आउट होने की कगार पर है। अब कोई भी ये पूछेगा कि जब इतने सारे क्रैश हुए, इतनी बड़ी तादाद में पायलट्स हमारे मारे गए, तो इसको हम रख क्यों रहे हैं भाई? इसको हमने फेज आउट क्यों नहीं कर दिया?
तो सबसे पहला जो जवाब है वो ये है कि हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, इसके अंदर कौन जाता है? इनके अंदर जनरली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, पुअर फैमिलीज के लोग आर्म्ड फोर्सेस में जाते हैं। ये वो परिवार होते हैं जहां पे इनकम लिमिटेड होती है, सर्विस क्लास लोगों के बच्चे होते हैं, या कह लें किसानों के बच्चे होते हैं, या छोटे व्यापारियों के बच्चे फौज में जाते हैं। कभी आपको बड़े व्यापारी, धन्ना सेठ, कोई बड़े पॉलिटिशियन या कोई बड़े नेता या बड़ी हस्ती का बालक आपको फौज में नहीं मिलेगा। तो अब ये छोटे परिवारों से लोग आते हैं और जब इनकी ऐसे मृत्यु हो जाती है तो इनको कुछ कंपनसेशन दे दिया जाता है। और अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो कितने सारे लोग हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। बहुत सारे पायलट्स हैं और सैनिक हैं जिनको जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हुए जख्मी हो गए, अपाहिज हो गए, लेकिन उनको वो पूरा मुआवजा नहीं मिला, उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ऐसे बहुत सारी केसेस जो हैं वो सुनने को, देखने को आते हैं। हम उसमें नहीं जाएंगे, नहीं तो वो एक अलग ही डिस्कशन का पॉइंट हो जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ा कारण, जैसे मैंने बताया, कि ये गरीब किस्म के लोग हैं और इट डज नॉट मैटर। भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आप सारी अपनी गलतियों को छुपा सकते हैं। अपनी गलती मतलब कि सरकारों की गलतियों को छुपा सकते हैं आप, और अभी तक सरकारें छुपाती आई हैं। ये आइडियली स्पीकिंग ये 80 के दशक में इस जहाज को फेज आउट हो जाना चाहिए था, लेकिन 80 के दशक में ये फेज आउट नहीं हुआ, और 80 के दशक में ही इसको ये नाम मिल गया था फ्लाइंग कॉफिन या उड़ता हुआ ताबूत। ये तब का उतना पुराना ये नॉर्मल ये इसका नाम इसका पड़ा हुआ, लेकिन अभी तक ये चले जा रहा है। तो एक तो कारण, जैसा भी मैंने बताया, कि गरीब लोग आते हैं इसमें फौज में, तो उनकी कोई परवाह नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज है कि डिफेंस का जो इक्विपमेंट है जो खरीदा जाता रहा था, उसके अंदर बहुत जबरदस्त रिश्वतखोरी होती थी। तो कोई भी चीज खरीदने के लिए आपको यह ज्यादा जरूरी होता था कि इसमें रिश्वत हमें कितनी मिलेगी। अब कुछ केसेस आए, बोफोर्स का केस आया, और भी केसेस आए जिसके अंदर रिश्वतबाजी जो है एक्सपोज हो गई, तो उससे सरकारें डर गई। तो फिर अब वो डर के मारे, क्योंकि भाई एक इक्विपमेंट खरीदने की और रिश्वत के चक्कर में आप सरकार अपनी ना बनाओ अगले इलेक्शन में, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। रिश्वत सिर्फ रक्षा के सौदों में थोड़ी हो रही है, तो और चीजों में भी हो रही है। तो चलो ठीक है यार, पायलट मर रहे हैं, मरने दो, कोई बात नहीं। एयरफोर्स चीफ, भाई इन जहाजों को थोड़ा चला लोगे ना? हाँ जी सर, यस सर। तो बस वो अपने जहाज चलाए जा रहे हैं, ठोक पीट के, मरम्मत करके, मॉडिफिकेशन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन याद रहे, टेक्नोलॉजी, बेस टेक्नोलॉजी 1955 की है। 1955 की टेक्नोलॉजी 2021 में चल रही है, और कल बेचारा जो यंग पायलट मारा गया 32-35 साल का, ये इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था। गलती उसकी कोई नहीं है। वो एक नॉर्मल परिवार से बेचारा आया था, देश की सेवा कर रहा था। भारत माता की जय के नारे सुनकर वो मोटिवेट हुआ होगा, देश की सेवा करने के लिए वो एयरफोर्स में भर्ती हुआ, और बहुत ही मोटिवेटेड, बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही पैशन के साथ वो अपने प्रोफेशन को फॉलो कर रहा होगा। लेकिन अफसोस कि देश ने उसके साथ में धोखा किया है। ये धोखा देश का धोखा है कि आप पायलट्स की सुरक्षा को उतनी अहमियत नहीं देते। पायलट खत्म हुआ, एक आधा कोई छोटी सी स्टोरी किसी टेलीविजन चैनल पर चली होगी, अखबार के अंदर भी कहीं छोटी मोटी हेडलाइन बनी होगी कहीं अंदर के पेज पर। कोई प्रदर्शन नहीं, कोई आक्रोश नहीं, लोगों को भी उससे कोई खास मतलब नहीं है। हाँ, ये तो रोज मरते ही रहते हैं। कोई बीच में पॉलिटिशियन ये भी आ जाएगा, भाई इनको तो तनख्वाह ही मिलती है मरने के लिए,
कोई कह देगा कि इनको तो ट्रेनिंग ही मरने के लिए दी जाती है। तो ऐसी वाहियात बातें भी आपको सुनने को मिलेंगी। तो कहने का मतलब है कि एटीट्यूड एटीट्यूड भी जो हमारे लोगों का है एट लार्ज, सुन सुन के पक गए हैं, इमोशनल लेस हो गए हैं, इनसेंसिटिव हो गए हैं लोग। इसीलिए इमोशंस, इसीलिए पब्लिक का भी कोई आउटरीच नहीं है। पॉलिटिशियंस, बड़े लोग, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको किकबैक से मतलब था। और जो भी चीज हमने अपने देश के अंदर प्रयास किया कि यार हम ये बना लें और बनाने के बाद हम इन जहाजों के रिप्लेसमेंट कर लें, उसके अंदर भी अड़चने हुई, उनके अंदर भी बहुत सारी डिलेज हुए। जैसे कि एलसीए बनाया था, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, तेजस, ये भी बनते बनते कितने साल हो गए, 30-40 साल से तो हम सुन रहे हैं, 30 साल से कि ये बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, और अभी भी उस लेवल पर नहीं आ पाया कि आप धड़ल्ले से इसको बनाएं और ये पुराने MiG-21 को फेज आउट करें। अब ये जो चीजें हैं, इसके अंदर कुछ एयरफोर्स वाले भी दोषी हैं, फौजी भी दोषी हैं। कहते हैं यार इंडिया में बनाया ना, मजा नहीं आएगा, फॉरेन वाला आना चाहिए, विदेशी, अमेरिकन हो तो बहुत बेहतर। एक साइकोलॉजी थी पहले, अब चेंज हो गई है। अब कहते हैं यार ठीक है यार, हमारा 20 नहीं तो 19 ही सही, हम ठीक है यार 19 पे ही हम काम कर लेंगे। थोड़ा एक नेशनलिस्टिक प्राइड भी आई है अपनी मेक इन इंडिया और इंडिया में निर्मित चीजों के प्रति। लेकिन अब ये चीजें बनते बनते टाइम लगता है और इसी वजह से ये डिले है। ये एयरक्राफ्ट अभी 113 बचे हैं, पता नहीं ये कितनी और जाने लेंगे। प्रार्थना है कि ऐसा बिल्कुल ना हो, और काश ये फौजों के अंदर भी ऐसा होता कि भाई हम स्ट्राइक पे चले गए और हम ये नहीं उड़ाएंगे जैसे सिविल में होता है। तो काश ऐसा हो पाता तो लोग अपनी बात उस तरीके से कर पाते। लेकिन अच्छा है कि ऐसा नहीं है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आर्म फोर्सेस बहुत ही डिसिप्लिन्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं और चाहे कोई भी चुनौती हो, सैनिक को उस चुनौती के साथ जीना और मरना आना चाहिए। बहरहाल इसी उम्मीद के साथ कि MiG-21 का जल्दी से जल्दी रिप्लेसमेंट हो और हमारे जो हाईली ट्रेंड पायलट्स हैं और उनके जो परिवार हैं उनको भरोसा हो कि सब कुछ ठीक है और सब कुशल है। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पर देता हूँ विराम। बहुत बहुत शुक्रिया, और आप भी इन पायलट्स के लिए प्रार्थना करें, दुआएं करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।